गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल से समझाऊंगी। हड़प्पा सभ्यता चैप्टर 1 क्लास 12। इसके चैप्टर का नाम है ईंटें मनके और अस्थियां। अब ईंटें मनके तथा अस्थियां के अंतर्गत मैं जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से वर्णन करूंगी। अब हम आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नाम कैसे पड़ा। इसका नामकरण, इसको हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम जब खोज हुई इस सभ्यता की हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान तो सिंधु इंडस वैली में था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो अवशेष थे, जो बस्तियां थी, वो सिंधु वैली में मिली थी, इंडस वैली में मिली थी, इसलिए इसे विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना। लेकिन यह सभ्यता सिर्फ सिंधु वैली तक ही विस्तृत नहीं रही। बाद में जैसे जैसे अनुसंधान होते गए पता चला कि इसका विस्तार काफी बड़ा था। अब हम आपको आते हैं इसकी खोज किसने की। सन 1921 में दयाराम साहनी। हड़प्पा नामक स्थान की खोज इन्होंने की थी। उन्नीस सौ 21 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। आप जानते हो कि इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 1922 में इसी सभ्यता से संबंधित दूसरी बस्ती मिली, मोहनजोदड़ो। जिसको हम मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है मृतकों का टीला। इसकी खोज जो किया था जिसने, राखाल दास बनर्जी। हम देखते हैं कि सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे और इसके बाद मोहनजोदड़ो पे इसका उत्खनन कार्य हुआ। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान का उत्खनन कार्य करवाया और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में राखाल दास बनर्जी जी ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। और ये दोनों विद्वान किसके निर्देशन में काम करवाए? सर जॉन मार्शल के। क्या हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले इसका नामकरण देखते हैं, इसके बाद इसकी खोज कैसे हुई और किसने की, सर्वप्रथम किस विद्वान ने खनन कार्य करवाया और किसके निर्देशन में करवाया। अब इसका बच्चों विस्तार हम देखेंगे, यह सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। अब हम देखते हैं बच्चों इस सभ्यता का विस्तार कहाँ तक रहा। प्रारंभ में तो विद्वानों को लगा कि इस सभ्यता का विस्तार सिर्फ सिंधु वैली में, इंडस वैली तक ही फैला, लेकिन धीरे धीरे जैसे अनुसंधान होता गया, खोज होती गई, उत्खनन कार्य होता रहा, पता चला कि इस सभ्यता का विस्तार काफी दूर दूर तक था। जैसे इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेके दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तक से लेकर उत्तर पूर्व में आपके मेरठ तक फैला हुआ है। इसके जो प्रमुख स्थल हैं, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़, धौलावीरा, बनौली, कोटदीजी और आलमगीरपुर। शुरू में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को आपने देखा ही। अब हम बच्चों देखते हैं कि ये स्थल, प्रमुख स्थल किन किन राज्यों में है। इसके प्रमुख स्थल के बारे में बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, जैसे लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ हरियाणा में, धौलावीरा गुजरात में, बनौली हरियाणा में और आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो आपको आगे बताऊंगी। बच्चों सभ्यता का काल देखते हैं। इसको हम 3000 ईसा पूर्व की सभ्यता मानते हैं। 3000 ईसा पूर्व अर्थात 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। यानी अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा? ईंटें मनके तथा अस्थियां के अंतर्गत विस्तार से हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, इसकी खोज किसने की। सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पे इसकी खोज की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पे खोज किया। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पे खोज किया। फिर इसका हमने विस्तार देखा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका विस्तार कहाँ रहा। फिर इसके प्रमुख स्थल हमने देखे कि कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित और वह किन किन स्टेट्स में है, किन किन राज्यों में
हैं। अब हमने देखा कि सभ्यता का काल कितनी पुरानी सभ्यता है, और 3000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है, यानी 3000 ईसा पूर्व अर्थात 5000 वर्ष पुरानी। अब मैं देखती हूँ बच्चों, सिंधु सभ्यता को हम कैसे जानते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उस समय हमें उसके वहाँ की लिपि को हम नहीं पढ़ सके। सिंधु सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते तो थे, उनकी लिपि हमें मिली है, लेकिन उस लिपि को अभी तक विद्वानों ने पढ़ा नहीं, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, दुर्भाग्यवश। लेकिन उसके बारे में हम कैसे जानते हैं, उसके बारे में हम जो उत्खनन के दौरान मृदभांड मिले, भवनाशेष मिले, जो मोहरें मिली, कंकाल मिले, बर्तन मिले, जो प्रसाधन सामग्री मिली, जो टूटे फूटे मकान मिले, और इसके अलावा तमाम पुरावशेष ऐसे मिले जिनको देख के उत्खनन के दौरान ये जो सामग्रियाँ, जो प्रसाधन, जो सामान हमें मिले थे, उनको देख के विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के लोग कैसे जीते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका मनोरंजन का साधन क्या था, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, वो किस प्रकार के व्यवहार के थे, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से विद्वानों ने बता दिया जरिए इन जी स्रोतों को जो हमने आपको यहाँ पे लिखकर बताया है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से जो हम जानते हैं, सिर्फ पुरावशेषों के आधार पर ही जानते हैं, इसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। तो आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या है, विद्वानों ने क्या लिखा इसके बारे में, सिंधु सभ्यता को कैसे जाना, क्या जाना और क्या लिखा इनके बारे में। अभी तक बच्चों हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानकारी की, सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या है, विद्वानों ने उत्खनन के दौरान जो भी सामग्रियां मिली, जो भी पुरावशेष मिले, उसके आधार पे सिंधु सभ्यता का जो खाका खींचा, सिंधु सभ्यता की जो विशेषता बताई, वो कुछ इस तरह है। नगरीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता इन द सेंस कि शहरी सभ्यता थी। यहाँ का रहन सहन, यहाँ की सड़कें, यहाँ की नालियाँ, यहाँ के भवन, स्मारक, इनको देख के पता चलता है कि यह एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित शहर थे, और ये शहरी सभ्यता का जीवन व्यतीत कर रहे थे सिंधु सभ्यता के लोग। और कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता में अधिक बर्तनों को बनाने में, अन्य सामग्रियों की चीज़ों को बनाने में जो मेटल का यूज हुआ है, जिन धातु का यूज हुआ है, सबसे ज़्यादा कांस्य का यूज हुआ है। कांस्य का यूज होने की वजह से इसको कुछ विद्वानों ने कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा है। अद्भुत जल निकासी, बच्चों, सिंधु सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ की जल निकासी, यहाँ की नालियों की व्यवस्था। यहाँ की नालियाँ पक्की होती थी, ईंटों की बनी होती थी। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से उनका जुड़ाव किया गया था, और जो सड़क की नालियाँ थी, बड़े बड़े नालों से उनको जोड़ दिया गया था। तो पानी का जो निकासी था बहुत ही अद्भुत था सिंधु सभ्यता में। कितना भी बारिश हो, कभी भी पानी कहीं जमने का निशान वहाँ पे नहीं मिला है, और पानी, नालियाँ बिल्कुल बंद होती थी, नालियों की साफ सफाई की पूरी व्यवस्था थी। बड़ी बड़ी नालियों के बीच में हौज बनाए गए थे, ताकि उन हौजों को बीच में साफ करके नालियों के पानी का सुव्यवस्थित संचालन किया जा सके। इसकी जो दूसरी विशेषता है बच्चों, विशाल स्नानागार व अन्नागार। उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो नामक स्थान पे एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार आज के स्विमिंग पूल की तरह आप कह सकते हो, बहुत बड़ा स्नानागार, चारों तरफ उसकी सीढ़ियाँ बनी थी, उसके सीढ़ियों से उतर के लोग स्नान करने जाते थे। और एक बड़ी विशेषता थी कि इस स्नानागार के चारों तरफ कुछ स्नान घर भी छोटे छोटे बने थे। जैसे आजकल हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो पहले स्नान करके स्नानागार में आपके स्नान घर में स्नान करने के बाद ही हम स्विमिंग पूल में जाते हैं। इसी तरह शायद उनकी भी व्यवस्था रही हो। छोटे छोटे स्नानागार के आसपास छोटे छोटे स्नान घर बने हुए थे। स्नान घर में स्नान करने के पश्चात ही शायद स्नानागार में वो लोग स्नान करने के लिए जाते थे। और ऐसा लगता है, विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि ये कोई बहुत बड़े फेस्टिवल पे, त्योहारों पे या किसी धार्मिक कार्य के समय इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। और दूसरी विशेषता अन्नागार, गोडाउन, बहुत बड़ा गोदाम मिला है, अन्नों का अन्नागार मिला हुआ है मोहनजोदड़ो में, जहाँ पे अनाजों का कलेक्शन होता था। सड़कों का निर्माण, बच्चों, सड़कों का जो निर्माण था सिंधु सभ्यता में काफी सुव्यवस्थित और सुदृढ़ था। पक्की सड़कें थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई थी, चौड़ी सड़कें थी, सड़कों के किनारे नालियों की व्यवस्था थी, ताकि कभी बारिश के समय पानी जो है किसी भी तरह से सड़कों पे ना आ जाए। तो पक्की सड़कें थी, ईंटों की बनी सड़कें थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, और नगर के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ था। अब इनके हम लिपि की तरफ आते हैं। इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। इनके बर्तनों पे, इनके मोहरों पे कुछ इस तरह के चित्र बने हुए हैं। पता चलता है कि ये इनकी लिपि जो थी चित्रात्मक थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं सके।
नेक्स्ट जो विशेषता है इनकी, अगली जो विशेषता है मातृ प्रधान सभ्यता। जो उत्खनन कार्य हुआ है उसमें ज्यादातर हमें जो मूर्तियां मिली है वो मातृ देवी की मिली है। पाशुपत शिव की भी मूर्ति बहुत बड़ी विशेषता है, लेकिन ज्यादातर मूर्तियां मातृ देवी की मिली है। इससे विद्वानों ने पता लगा है कि शायद मातृ देवी उनकी पूज्य थी, और उस समय की जो सभ्यता थी वो सबसे बड़ी विशेषता मातृ प्रधान थी, यानी माताओं की, स्त्रियों की उसमें प्रधानता थी। स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। बच्चों, सड़कों के निर्माण के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। आगे देखते हैं सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। सबसे पहले भोजन। भोजन में बच्चों लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के थे। शाकाहारी में वो जौ, बाजरा, धान, गेहूं आदि चीजों का प्रयोग करते थे, जैसे कि आजकल हम लोग करते हैं। और मांसाहारी में ऐसा पता चलता है कि सुअर है, भेड़ है, बकरी है, अन्य मवेशियों की हड्डियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है उत्खनन के दौरान। तो विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मांसाहारी में इन पशुओं के मांस को वो खाते रहे होंगे। मनोरंजन की सामग्री में उत्खनन के दौरान ऐसा पता चलता है कि उन्हें मल्ल युद्ध करना। बच्चों, मनोरंजन में जो हड़प्पा वासी थे, मनोरंजन में उनका बहुत बच्चों मनोरंजन, हड़प्पा वासियों के जीवन में मनोरंजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। आमोद प्रमोद करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मनोरंजन के में कुछ के लिए वो ज़्यादातर अपने घरों में रह के मनोरंजन करना ही पसंद करते थे। इसमें नाच गाने को विशेष महत्वपूर्ण स्थान मिला था। इसके साथ साथ शतरंज जैसा खेल भी वो खेलते थे, और इसके साथ साथ पक्षियों को पकड़ना, शिकार करना, पशुओं का युद्ध, ये सब उनके मनोरंजन के साधनों में था। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं नारी की दशा। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि सिंधु सभ्यता में नारी की दशा उत्तम कोटि की थी, और इस सभ्यता को हम मातृ प्रधान सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यानी मातृ प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पे जो नारियों का स्थान था बहुत ही उत्तम था। ज्यादातर उत्खनन के दौरान हमें देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इससे विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि देवी माँ की पूजा की जाती थी, और नारी का स्थान समाज में बहुत ऊंचा था। समाज मातृत्व प्रधान था। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है समाधान। समाधान बच्चों, इनका जो संस्कार होता था मृतकों का 3 तरह से पाया गया है उत्खनन के दौरान। अनुमान लगाया विद्वानों ने कि इनका संस्कार 3 तरह से होता था। दाह संस्कार, जैसा कि आजकल हिंदू धर्म में होता है कि मृतक शरीर को जला देना। पूर्ण समाधि, यानी पूरी तरह मृतक शरीर को जमीन के अंदर गाड़ देना। आंशिक समाधि में क्या करते हैं, मृतक शरीर को छोड़ देते हैं, वहाँ पे पशु पक्षी इसको खा जाते हैं। और नेक्स्ट को आज इस वीडियो में बेटा हम आंशिक समाधि तक आपको समाधान के करते हैं। अब इस वीडियो में बेटा यहाँ तक हो गया आपका, और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको समझाऊंगी सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन, उसकी कला कैसी थी, उसका राजनीतिक जीवन, और इसके साथ साथ सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इतनी सुदृढ़ सुव्यवस्थित सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ सिंधु सभ्यता और आगामी जो हमारी वैदिक सभ्यता है, उन दोनों सभ्यताओं में अंतर क्या है, इस बात का विस्तार से वर्णन करूंगी। तब तक के लिए बाय।